Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll talk about Hans Kelsen in Analytical School of Jurisprudence. तो jurisprudence जो है, मैंने jurisprudence में आपको एक स्कूल जो है वो चालू किया था सबसे पहले, जो था हमारा Analytical School. This was our first school, है ना, Analytical, and we talked about Austin. We have talked about Bentham, or Jeremy Bentham. We have also talked about HLA Hart. Hans Kelsen is our fourth jurist. ये मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है. I'll put all the links in the description box. You can check that out. Our last jurist of analytical school is Hans Kelsen. Now let's talk about Hans Kelsen. Hans Kelsen की अगर हम early life देखें तो Hans Kelsen was born in 1881 in Austria. 1881 में he was born कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में. ओके उसने लॉ पढ़ाया. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ पढ़ाया कहाँ? वियना यूनिवर्सिटी में. फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रिया के सुप्रीम कोर्ट का 10 साल तक एज जज ही सर्व्ड. 10 साल तक ही वॉज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया वियना का कैपिटल है. ओके देन ही वेंट टू यूएस. ही देयर ऑल्सो वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ. और फिर उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी. 3 उसकी हम लिटरेचर पीसेस जो हैं वो देख लें. पहला है ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज अ बुक, एंड व्हाट इज जस्टिस. ठीक है, दीज 3 आर बुक्स. ये तीनों बुक्स हैं, इसके लिटरेचर पीसेस हैं. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में ही इसने अपनी थ्योरी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी. ये बुक ही टाइटल वैसे है, इसी में उसने अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी, जो कि इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हैंस केल्सन का. तो 3 बुक्स आप देख चुके हो. यहाँ पे ये 3 बुक्स मैंने मेंशन की हुई है. हमारी अर्ली लाइफ जो है वो इतनी ही थी हैंस केल्सन की. अब हैंस केल्सन का कंट्रीब्यूशन क्या था एंड व्हाट डिड ही थॉट ऑफ फॉर एनालिटिकल स्कूल. हैंस केल्सन ने 3 एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था टू एनालिटिकल स्कूल. सबसे पहला था उसका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विच विल डील राइट अवे. उसके बाद था लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस, एंड नेक्स्ट वी हैव ग्रैंड नॉर्म. और इसमें ग्रैंड नॉर्म और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में. ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हैंस केल्सन का. हैंस केल्सन बहुत पॉपुलर है इसकी वजह से, क्योंकि उसने प्योर साइंस ऑफ लॉ बोला था. अब प्योर का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी इम्प्योरिटीज. कोई भी इम्प्योरिटी जो नहीं है उसको हम प्योर बोलते हैं. ओके अगर हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल घी दूध हो गया, हम बोलते हैं ना कि प्योर घी है, प्योर दूध है, या प्योर फल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आर प्योर. वाई? बिकॉज कोई भी अनवांटेड एलिमेंट उसमें नहीं है जो उसमें नहीं होना चाहिए. तो दैट इज़ प्योर. अब यही बात जो है हैंस केल्सन ने अपने थ्योरी में की. उसने बोला कि जब लॉ है, लॉ को हमको, लॉ की जो साइंस है, लॉ की जो स्टडी है, उसको हमको अकेले रहने देना चाहिए. हमको इसको अलोन ही स्टडी करना चाहिए, इसको अलोन ही हमको देखना चाहिए. हमको इसके दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ रिलेट करके नहीं पढ़ना चाहिए. दूसरे एस्पेक्ट्स हो गए जैसे कि साइकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स, समथिंग लाइक दैट, या फिर सोशल साइंस. ये जो बाकी साइंसेज हैं, ये जो बाकी हमारी चीज़ें चल रही है दुनिया में, दुनिया भर की चीज़ों को रिलेट करके हमको नहीं पढ़ना चाहिए. हमको लॉ को लॉ की तरह ही पढ़ना चाहिए. ये इसकी प्योर साइंस ऑफ थ्योरी, लाइक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलती है. अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार. केल्सन डिड नॉट फेवर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. केल्सन क्या बोलता था कि हमको जो स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का, उसको बढ़ाना नहीं है. स्कोप इन द सेंस हमको उसको दूसरी चीज़ों से रिलेट नहीं करना है, हमको उसको अकेले रहने देना है, अकेले में ही हमको उसको पढ़ना है. मतलब अगर हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम लॉ उसको अकेले में ही पढ़ेंगे. हम उसको बाकी चीज़ों से रिलेट करके, बाकी चीज़ों के रिस्पेक्ट में, बाकी चीज़ों से इफेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में हम नहीं पढ़ेंगे. And insisted on separation of law from politics, sociology, metaphysics and all other extra legal discipline. Law के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भी लाइफ में चल रही है, भले वो सोसाइटी में हो, भले वो पॉलिटिक्स में हो, भले वो मेटाफिजिक्स में हो, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हम लॉ को उन सब चीज़ों से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. दैट्स व्हाट प्योर थ्योरी ऑफ लॉ सेड. यही था इसका मेन प्योर थ्योरी. Next, like Austin, Kelsen divested moral, ideal, ethical elements from law, wished to create a pure science of law. वो बोला कि जो लॉ है वो प्योर कैसे होगी? हम जितने भी एथिकल, जितने भी मॉरल, जितने भी आइडियल एलिमेंट्स हैं, वो सब लॉ से हटाएंगे. हम लॉ को लॉ की तरह ही डील करेंगे. कोई भी मोरालिटी की बात कि ये मॉरल है, इमॉरल है, इसने जो एक्ट किया है, क्राइम किया है, वो मॉरल है कि इमॉरल है, वो एथिकल है कि नहीं है, ये हम एलिमेंट्स जो हैं लॉ से हटाएंगे और लॉ को हम एक प्योर साइंस की तरह ही पढ़ेंगे, लॉ की तरह ही पढ़ेंगे.
But he discarded Austin's definition of law as a command because it introduces subjective considerations, whereas he wanted legal theory to be objective. Austin क्या बोलता है? Austin लॉ को कमांड की तरह मानता है, बट केल्सन यहाँ पे बोलता है कि ये डेफिनेशन मैं कंसिडर नहीं करता, मैं ये डेफिनेशन के खिलाफ हूँ, बिकॉज लॉ को कमांड की तरह मानना उससे एक सब्जेक्टिव करेक्टर देगा रादर देन मेकिंग इट मोर ऑब्जेक्टिव. मोर ऑब्जेक्टिव मतलब मोर सेंटर्ड टूवर्ड्स लीगल एस्पेक्ट्स. सब्जेक्टिव का मतलब होता है जहां वो बाकी चीज़ों को भी कंसिडर कर रहा है ना. बट यहाँ पे हैंस केल्सन चाहता था कि लॉ सिर्फ अपनी सेल्फ को ही के साथ ही पढ़ा जाए और बाकी चीज़ों के साथ सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस ना पढ़ा जाए. तो ये सेम चीज़ उसने यही किया कि ऑस्टिन की डेफिनेशन वो नहीं मानता था. बाकी ऑस्टिन जैसे बोलता था कि हमको मॉरल एथिकल आइडियल चीज़ें हटा देनी चाहिए लॉ से और लॉ को प्योर रखना चाहिए, वो उसमें मानता था. अब Thus, Kelson's pure theory of law is a theory of positive law based on normative order. Normative order मतलब नॉर्म के हिसाब से चलने के लिए वो बोल रहा है. नॉर्म मतलब जो चीज़ सही है, जो चीज़ बिल्कुल लॉ के हिसाब से लीगल है. ओके, केल्सन क्या बोल रहा है कि नॉर्म के हिसाब से चलो. नॉर्म मतलब समथिंग विच सोसाइटी एक्सेप्ट एज अ होल. ऐसा बिहेवियर, ऐसा पैटर्न जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उसके हिसाब से हम चलेंगे. या फिर जो लॉ एक्सेप्ट करता है वो हमारा नॉर्मेटिव ऑर्डर है. Eliminating all extra legal non-legal elements from it, he believed that theory of law should be uniform. लॉ जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए. ये बहुत बड़ा बिलीफ था केल्सन का. केल्सन क्या बोलता था कि हम लॉ को किसी के भी लिए भी हम फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, हम लॉ को कंडीशंस के हिसाब से इम्पोज नहीं करेंगे, हर किसी पर्सन पे लॉ सेम तरीके से अप्लाई होगा. ये हैंस केल्सन बोलता था. इसलिए वो बोलता था कि नॉर्म के हिसाब से चलेंगे, नॉर्म के हिसाब से चलेंगे. वो लॉ को नॉर्मेटिव साइंस मानता था. नॉर्मेटिव साइंस मतलब जहाँ पे नॉर्म, एक पर्टिकुलर, एक रूल, एक नॉर्म ही सब पे अप्लाई हो रहा है. नाउ लेट्स मूव टू फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन. देखो हमारा सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन है लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस. अब पहले ये समझ लो कि लॉ को वो नॉर्मेटिव साइंस क्यों बोलता था. लॉ को वो बोलता था रूल या नॉर्म, रूल या नॉर्म. तो वो बोलता था कि एक रूल या नॉर्म, नॉर्म इज समथिंग विच इज लीगल, राइट, समथिंग दैट इज लॉफुल. तो उस वही चीज, एक रूल, एक नॉर्म ही सब पे शॉल बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. सब पे यही रूल, यही नॉर्म अप्लाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केल्सन. केल्सन बोलता था कि लॉ को हम कंडीशंस के हिसाब से अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, हम उसको कंडीशंस के हिसाब से अप्लाई नहीं करेंगे. हम एक रूल को, एक नॉर्म को सब लोगों पे सेम ही अप्लाई करेंगे. दैट्स व्हाट केल्सन वांटेड. अब यहाँ पे पढ़ते हैं. केल्सन ने डिफाइन किया लॉ को एज डीसाइकोलाइज्ड कमांड. He described law as a normative science as distinguished from a natural science which are based on cause and effect such as law of gravitation. अब natural science क्या होता है जो आपने स्कूल में पढ़ी है, न्यूटन के लॉ हो गए, है ना, कि अगर something is falling it is because of gravity. cause and effect पे based होती है natural science. क्या कॉज हुआ, उसका क्या अफेक्ट आया, एज सिंपल एज दैट. कॉज क्या था कि एप्पल वहां से गिरने लग गया, इफेक्ट आया कि वो डाउनवर्ड मोशन में नीचे जा रहा है. सो दैट्स व्हाट न्यूटन सेड, दैट्स व्हाट साइंस एक्सप्लेन. साइंस ये बारे में बताती है कि अगर आप दो केमिकल्स को मिक्स करोगे तो आपका फर्दर एलिमेंट क्या बनेगा. दैट व्हाट साइंस सेज. बट हमारा केल्सन बोलता है कि जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है. लॉ जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है. वो उसने उसको नॉर्मेटिव साइंस बोला, ना कि नेचुरल साइंस बोला, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट. क्योंकि ये चाहता है कि जो भी नॉर्म है लॉ में जो भी नॉर्म है, जो भी रूल है, वो सब पे सेम तरीके से अप्लाई हो और ना कि कॉज और इफेक्ट के तरीके से. अब मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ, ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ देयर इज अ पर्सन ए. अब ए जो है वो मर्डर करता है बी का. ए किल करता है बी को. ओके, ही मर्डर्स बी. फुल इंटेंशन, फुल प्लानिंग से करता है. एक गन लेके जाता है, लोडेड गन रहती है उसके पास, जाके वो बी को 4 गोली उसकी मारता है एंड बी गेट्स मर्डर्ड. तो ये अपना सीन है, ए मर्डर करता है बी का. अब ए जो था उसका एक रीजन था मर्डर करने का,
एंड दैट रीज़न वॉज कि बी उसको बुली कर रहा था, परेशान कर रहा था या फिर हैरस कर रहा था, ठीक है, एक तरीके से बुली कर रहा था, हैरस कर रहा था, वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, सो ही चोज टू मर्डर बी। अब अगर हम लॉ एज अ नेचुरल साइंस की तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारा कॉज यहाँ पे एक था इसके पास, जिसकी वजह से एक अफेक्ट आया। कॉज क्या था? मेंटल बुलिंग, राइट, मेंटल हरासमेंट, जिसकी वजह से इसने क्या इफेक्ट किया? इसको मर्डर कर दिया। बट हमारा कैंसन भाई बोलता है कि हम इस तरीके से नहीं चलेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि उसने किस वजह से, किस कॉज से कोई एक्ट किया, हम देखेंगे कि इसका जो एक्ट था वो रॉन्गफुल था, वो इलीगल था, वो नॉर्म के, जो नॉर्म है कि आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी को फिजिकल इंजरी नहीं पहुंचाओगे, उस नॉर्म से अलग था, उस नॉर्म के वायलेशन में था। तो हैंस केल्सन के हिसाब से जब जब ये नॉर्म वायलेट होगा, जब जब ये रूल वायलेट होगा, तब तब उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, और इस पर्सन को या किसी और पर्सन को सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगा। अब एक अगर पर्सन हो गया जिसने, फिर ये दूसरा पर्सन है, समझ लो सी ने मर्डर किया बी का आउट ऑफ जेलसी, इसको सिर्फ जेलसी थी कि ही वॉज अचीविंग गुड थिंग्स एंड ही वॉज बीइंग सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, तो इसने जेलसी पे आके कर दिया। तो हैंस केल्सन बोलता है कि सी प्लस ए दोनों को सेम टाइप की पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज दोनों ने नॉर्म ब्रेक की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ए का कॉजिंग एलिमेंट था बट सी का कोई कॉजिंग एलिमेंट नहीं था, राइट, ए का हमारा कॉज था, सी का कोई कॉज नहीं था। तो हैंस केल्सन बोलता है कि दोनों को ही सेम टाइप की पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्म को इन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि इन्होंने रूल को ब्रेक किया। डज नॉट मैटर कि इनका कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या था, डज नॉट मैटर कि इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या था या सी का ड्राइविंग फैक्टर क्या था, बोथ विल गेट सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट। दैट्स व्हाट केल्सन सेड। अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ एक्चुअल में ही ऐसे अप्लाई होना चाहिए। लॉ हम लॉ की तरह अप्लाई कर रहे हैं, ना कि उसको हम साइकेट्रिस्ट, ना कि हम उसको मेंटल प्रेशर जो था उसका, ना उसकी साइकोलॉजी क्या थी, क्रिमिनल की साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स क्या चल रहे थे, कंडीशंस क्या थे, उन सबको हम घेर के नहीं कर रहे अप्लाई, हम लॉ को लॉ की तरह अप्लाई कर रहे हैं। गलत किए, दंड मिला, एज सिंपल एज दैट, सीधा सीधा अप्लाई एप्लीकेशन, कोई हम उसको दूसरी चीज़ों, चार चीज़ों से जोड़ नहीं रहे हैं। यही प्योर थ्योरी भी थी, यही नॉर्मेटिव साइंस भी थी। अब ये तीनों जो है ना, हमारा नॉर्मेटिव साइंस प्लस प्योर थ्योरी प्लस ग्रंड नॉर्म जो है हमारा, तीनों रिलेटेड है। ओके, तो फिर उसके बाद लास्ट देखते हैं कि क्या बोलता है ये। साइंस ऑफ लॉ इज नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ ऑट टू बी, इट्स द ऑट करेक्टर विच प्रोवाइड नॉर्मेटिव करेक्टर। लॉ क्या होना चाहिए, लॉ को क्या करना चाहिए, वो करेक्टर ही नॉर्मेटिव करेक्टर होता है। लॉ क्या होना चाहिए, दैट इज द साइंस ऑफ लॉ। Like Austin, Kelsen also considers sanction as an essential element of law, but he prefers to call it norm. Thus, according to Kelsen, law is a primary norm which stipulates sanction. ऑस्टिन के तरह के से ही केल्सन को भी सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट, सिंपल मीनिंग बताऊँ तो इसका पनिशमेंट होता है। तो वो बोलता है कि पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि आप लॉ कैसे अप्लाई करोगे, राइट। बट ये वो उस पनिशमेंट को नॉर्म बोलता है ना। जहाँ पे मैं आपको ये रूल की बात कर रही हूँ ना, तो ये जो नॉर्म है, ये जो पनिशमेंट है, वो सबको सेम तरीके से ही अप्लाई होगी, चाहे वो ए हो चाहे वो सी हो, सबको पनिशमेंट सेम तरीके से ही अप्लाई होगी। तो ये नॉर्म को ये सैंक्शन बोलना प्रेफर करता है, कौन? केल्सन भाई अपना। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज contribution to analytical school, that is ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म इज बेसिकली नथिंग। वो बोलता है, ग्रंड नॉर्म क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो जितनी भी लॉ है, जितना भी लॉ है, जितने भी नॉर्म्स हैं, वो एक सोर्स से निकले और वो उस सोर्स को ग्रंड नॉर्म बोलता है। बोलता है जितना भी लॉ निकला है, ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, जिस पिरामिड के सबसे ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी में ग्रंड नॉर्म है, मतलब कि एवरीथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रंड नॉर्म। अब ग्रंड नॉर्म खुद कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में केल्सन ने कोई बात नहीं की है। ही डिड नॉट टॉक्ड अबाउट कि ग्रंड नॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बट उसने बोला जितना भी लॉ है, जितना भी नॉर्म्स है, जितने भी रूल्स हैं, वो ग्रंड नॉर्म से ओरिजिनेट हुए हैं। ये हमको केल्सन बोलता है। अभी वी विल रीड केल्सन्स प्योर थ्योरी इज बेस्ड ऑन पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स व्हिच डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम बेसिक नॉर्म टर्म्ड एज ग्रंड नॉर्म। इन जितनी भी नॉर्म्स हैं, जितने भी ये लॉ है, ये अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव करते हैं? दे डिराइव द वैलिडिटी फ्रॉम ग्रंड नॉर्म। ओके, that's what this says.
Now thus Grund norm determines the content and gives validity to other norms derived from it. Kelsen has no answer to question as to where from the Grund norm derives its validity. He considers it to be metaphysical question which jurists need not to intrude in between. ओके तो जितनी भी वैलिडिटी है, जितना भी ओरिजिनेशन है लॉ का या नॉर्म का, वो एक ग्रंड नॉर्म से हुआ है दैट इज ऑन द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। ये हमको कौन बोलता है? हमारा केल्सन बोलता है कि ग्रंड नॉर्म क्या है? इट्स द नॉर्म, इट्स द बेसिक नॉर्म, इट्स द बेसिक नॉर्म from which all other law, all other norms derive its validity. So ये हमारा लास्ट एस्पेक्ट था केल्सन का। 3 चीज़ें बस बात की हैं केल्सन ने प्योर थ्योरी कि लॉ जो है वो हम अकेले पढ़ेंगे, लॉ को 4 चीज़ों के साथ, सोसाइटी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉ को हम लॉ की तरह पढ़ेंगे। फिर लॉ जो है नॉर्मेटिव साइंस है, कोई कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम जो रूल है वो सब पे लागू सेम तरीके से होगा। कोई अगर किसी रिच फादर का बच्चा हो, कोई अगर गरीब हो, कोई अगर माइनर हो, कोई अगर बूढ़ा हो, कोई अगर बच्चा हो, कोई नहीं, सबके ऊपर सेम लॉ अप्लाई होगा। फिर ग्रंड नॉर्म, सारा लॉ, सारा नॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से वैलिडिटी अपनी डिराइव करता है? ग्रंड नॉर्म से, जो कि सबसे ऊपर आता है इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक पिरामिड बना दो, पिरामिड में सबसे ऊपर आता है हमारा ग्रंड नॉर्म। सो ये 3 चीज़ों के बारे में केल्सन ने बात की। दैट्स इट, दिस वाज आवर केल्सन्स कंट्रीब्यूशन टू एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल स्कूल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे स्कूल के बारे में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।